हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में भैया हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हमने देखा था। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही बढ़िया टॉपिक आपके क्लियर होगा। ठीक है। और देखो कि टॉपिक को थोड़ा सा आज हम आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बफर सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन भाई बफर पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से ही रिलेट करता है ना। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा है तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो जरा कि हम बात करने वाले हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड और आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो द टॉपिक इज आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक भी बोल सकते हो, पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है। एंड या और आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड एंड आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। टॉपिक बहुत ही, आप ये कहो कि आसान सा टॉपिक है। नीट के जो स्टूडेंट है ना, तो उनको यहां पर केवल जो है वो यहां से जो रिजल्ट आने वाला है, देखो आयोनाइजेशन कैसे होता है ये हमें समझना है। इसके अलावा जो इस तरह के जो भी एसिड और बेस होते हैं उनकी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये हमें समझना है। तो आप समझो जरा क्या नीट के जो भी स्टूडेंट है उनको तो डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान में रखना है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जेई के अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मेथड भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगेगा। और जेई वालों, मैंने आपको जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट में बताया था कि क्या होता है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम में जाके ये टॉपिक पढ़ ले। और यहाँ पर हमारे पास आयनिक में ये टॉपिक जो है ना वो बार बार जो है यूजफुल, बार बार काम में आएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी आएगा। आगे हम जब सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी साइमल्टेनियस जो है वो सॉल्युबिलिटी काम में आएगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम काम में आएगा। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो हम पॉलीप्रोटिक एसिड को समझते हैं, है ना। तो पॉलीप्रोटिक एसिड देखो, ऐसे एसिड्स जिनके पास एक से ज्यादा H प्लस हो रिलीज करने के लिए उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। और दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जिनके पास एक से ज्यादा OH माइनस हो। ठीक है। या कई बार जो इसको पॉलीप्रोटिक की जगह आपको पॉली, एक तरीके से पॉली बेसिक एसिड भी बोला जाता है, इसी को जो है वो पॉली बेसिक एसिड। ठीक है। और इसके लिए पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के लिए हम काम में लेते हैं पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, आप याद करो कि किसी एसिड के लिए टर्म डिफाइन होती है बेसिसिटी, एसिड के लिए तो बेसिसिटी है, और किसी बेस के लिए टर्म डिफाइन होती है एसिडिटी। तो ठीक वही है कि अगर कोई ऐसा बेस अपने पास है जिसकी बेसिसिटी या जिसकी एसिडिटी जो है वो एक से ज्यादा है, तो उसको हम बोल देंगे पॉली एसिडिक बेस। या फिर कोई ऐसा एसिड अपने पास है जिसकी बेसिसिटी एक से ज्यादा है, तो द एसिड इज नोन एज पॉली बेसिक एसिड। ओके, अब देखना जरा कि जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए H2S, H2CO3, ठीक है, H3PO4, ये हो गया H2C2O4। ठीक है, ये सारे के सारे दीज ऑल आर पॉली एसिडिक या पॉली बेसिक एसिड। ठीक, ये सारे के सारे जो पॉली बेसिक एसिड होते हैं क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा क्या है, H प्लस है रिलीज करने के लिए। ठीक, ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉली एसिडिक बेस ये क्या होते हैं, तो जैसे मान लो N2H4 हाइड्रोजीन। ठीक है, तो हाइड्रोजीन जो है वो इसके पास एक से ज्यादा H प्लस है, एक से ज्यादा H प्लस रिलीज कर सकता है, ये हो गया। जैसे हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे के सारे दीज ऑल आर पॉली एसिडिक बेस। ठीक, तो ये तो हमारे पास पॉली एसिडिक बेस है, ये हमारे पास पॉली बेसिक एसिड है। इनका आयोनाइजेशन कैसे होता है ये हमें समझना है। फिर आप देखो जरा कि ये सारे के सारे भी वीक है और ये भी सारे के सारे कैसे हैं, वीक है।
तो एक तरीके से जो है वो हम वीक का आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं। जो भी वीक एसिड, जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस या पॉली एसिडिक जो है वो अपने पास जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, वीक है। हमें वीक कंसिडर करना है इनको, ठीक है। फिर आप देखो जरा कि इनका अगर हम जनरल एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर इनको मैं लिखूं, तो ये जो है वो अगर कोई एसिड HA है या एसिड जो H2A हो सकता है या H3A के फॉर्म में हो सकता है, इसको हम बोलते हैं भैया मोनोप्रोटिक। दिस इज मोनोप्रोटिक एसिड। और मोनोप्रोटिक का मतलब होगा कि ये एक ही H प्लस रिलीज करता है। जैसे अगर H2A लिखा है तो इसका मतलब होगा दिस इज डाइप्रोटिक। ये एक हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड है क्योंकि ये 2 H प्लस रिलीज करता है। H3A दिस इज ट्राइप्रोटिक। ये एक ट्राइप्रोटिक एसिड है क्योंकि ये 3 H प्लस रिलीज करता है। तो जो जितने H प्लस रिलीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम होगा। और जो डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक है, ये दोनों के दोनों जो है वो पॉलीप्रोटिक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। और हमारे सिलेबस में हम बेसिकली डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक तक ही देखते हैं, है ना। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर कोई बेस है, मान लो एक तो BOH है, ठीक है, एक हमारे पास BOH2 है, एक हमारे पास BOH3 है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी बेस, ठीक है। एक हमारे पास जो है BOH2 है, ये हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी बेस, डाइहाइड्रोक्सी बेस। एक हमारे पास BOH3, ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रोक्सी बेस, ठीक है। तो ये लगातार जो हमारे पास इस तरह से चलते जाएंगे। हम जो है वो मोनोहाइड्रोक्सी पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जो है ना बेसिकली BA या HA मोनोप्रोटिक एसिड का आयनाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। याद करो, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं भैया जी इनकी, ठीक है, कि डाइप्रोटिक एसिड या ट्राइप्रोटिक। देखो दोनों का कंसेप्ट सेम ही है और इन दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, इन दोनों का भी कंसेप्ट सेम ही है। कंसेप्ट सेम है, जैसे एसिड है तो एसिड के केस में H प्लस होगा, वही चीज बेस के केस में क्या हो जाएगी, OH माइनस हो जाएगी। एसिड के केस में हम pH की बात करेंगे, बेस के केस में POH। एसिड के केस में Ka होगा, बेस के केस में Kb हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो है कोई चीज अलग नहीं है। तो पहले तो आपको ये नोट करना है, उम्मीद करते हैं आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम जो है वो केवल एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड कवर कर लिया तो बेस वाला जो है ना वो ठीक एसिड के जैसा ही है, तो ये आगे डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मान लो कि कोई हमारे पास इस तरीके का या डाइप्रोटिक एसिड है, वीक एसिड, डाइप्रोटिक वीक एसिड। देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास है कोई डाइप्रोटिक वीक एसिड। इसको ठीक से बता देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, के एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। H2A, H2A इट इज ए डाइप्रोटिक वीक एसिड, ठीक है। अब किसी भी एसिड को अगर आपको आयनाइज करना है या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप आयनाइज करना चाहते हो तो उसको आपको किसी न किसी सॉल्वेंट में मिलाना पड़ेगा। और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हमें तो क्या लेना है, वाटर। तो आपने इसको मिलाया, किस में मिलाया भैया, पानी में मिलाया। अब पानी में मिलाया, मुझे बताओ ये कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, ये 2 H प्लस रिलीज कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अपने पास इस तरीके का पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हो, कभी भी अपने सारे H प्लस एक साथ रिलीज नहीं करता है। H प्लस रिलीज होंगे लेकिन वो H प्लस जो वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होंगे, एक साथ कभी भी H प्लस रिलीज नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप H प्लस रिलीज होंगे। सबसे पहले पहला H प्लस रिलीज होगा और पहली पहली बार H प्लस रिलीज हुआ तो ये हमारे पास बना, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जो वो अब HA माइनस, ये आयनाइज होगा HA माइनस, और ये जब आयनाइज होगा तो ये अगेन ब्रेक होगा H प्लस और A माइनस 2 में। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो आयनाइजेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन। और ये सेकंड टाइम आयनाइजेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन, ठीक। अब क्योंकि दो आयनाइजेशन है, दो अलग अलग इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इसको बोलेंगे Ka1, और सेकंड आयनाइजेशन के लिए हम बोलेंगे Ka2। दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट या फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट,
ठीक है, तो दो हमारे पास Ka1 और Ka2 है। अच्छा, अगर जो कंप्लीट एसिड के लिए, पूरे एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखे हम, दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो दोनों को ऐड करूंगा तो Ha प्लस Ha ये कैंसिल हुआ, A-2 से जो है वो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो Ha माइनस से Ha माइनस कैंसिल हो जाएगा, नेट एक रिएक्शन आएगी, तो ओवरऑल उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कंप्लीट एसिड का H2A का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि होगा कितना? Ka1 into Ka2। तो वो एक नॉर्मल सी बात है, हमने खूब प्रैक्टिस भी करी है उस पर नहीं जाएंगे। हमें तो अलग चीज कैलकुलेट करनी है, हमें तो इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, सबसे जरूरी चीज क्या पीएच पूछेगा आपको। तो आप समझना जरा कि T is equal to 0 पर एट T is equal to 0 द कंसंट्रेशन ऑफ H2A is C, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0। थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास होगा C माइनस C अल्फा, ठीक है, इसको हम बोल देंगे, या एक काम करता हूं मैं इसको बोल देता हूं C माइनस एक्स, ठीक है, एक्स से करते हैं क्योंकि C अल्फा से जो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हमें आसान सा काम करना है। मान लो C माइनस एक्स चला गया इक्विलिब्रियम आने तक, इसका कितना होगा x, एंड दिस विल बी ऑल्सो x, ठीक है। अब ध्यान दो जरा कि ये जो Ha माइनस है ये आगे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे बताओ यहां इसकी कंसंट्रेशन कितनी बनी x, तो यहां पर भी इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? x होगी। अब ये आगे आयोनाइज हो रहा है, मान लो आगे कैसे आयोनाइज हुआ? H प्लस और A माइनस में, A माइनस 2 में, तो मान लो x में से y चला गया, ठीक, x में से y चला गया, तो इसके जो है वो एक से इसका एक बनता है, तो इसका y और इसका कितना बनेगा? y, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब समझने वाली बात है। मुझे बताओ ये Ha माइनस कहां से आया? यहां से आया ना, तो दोनों रिएक्शन वास्तव में हो तो एक ही कंटेनर में रही है, तो ओवरऑल उस कंटेनर में मुझे बताओ Ha माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? x माइनस वाई। हम ये बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा Ha माइनस यहां से आया है, तो यहां पर भी कंटेनर में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? x माइनस वाई होगी, ठीक है। मुझे बता दो कंटेनर में टोटल H प्लस कितने हैं? क्या कुछ H प्लस तो यहां से आए, कुछ H प्लस यहां से आए, तो यहां पर भी H प्लस कितने होंगे? x प्लस वाई, और यहां पर भी H प्लस कितने होंगे? x प्लस वाई, ठीक है। तो कंटेनर में टोटल H प्लस, भैया H प्लस क्योंकि पूरा कंटेनर एक ही है, दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, तो हम ये बोलेंगे यहां जितने भी H प्लस है ना, वो जितने भी टोटल में पूरे कंटेनर में जितने भी H प्लस है वो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे इसके साथ, यहां पर भी इसके साथ क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। यही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नीट के स्टूडेंट जो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मैं अभी आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। अगर आपको पॉली एसिडिक बेस, ठीक है, या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड जो अपने पास है ना, इनकी पीएच कैलकुलेट करनी है, तो जो पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको केवल वो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जरा कि ये इतनी कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। अगर मैं Ka का एक्सप्रेशन लिखूं, ध्यान से देखिएगा, Ka1, तो Ka1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं Ka1, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी? x प्लस वाई, Ha माइनस की कंसंट्रेशन x माइनस वाई, और H2A की कंसंट्रेशन C माइनस एक्स, ठीक है। और फिर Ka2, तो Ka2 H प्लस की कंसंट्रेशन वही y प्लस एक्स बोल दो या x प्लस वाई बोल दो, A माइनस 2 की कंसंट्रेशन y, एंड दिस इज x माइनस वाई। देखो जरा ध्यान से, Ka1 और Ka2 ये दोनों के दोनों तो क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, ये दोनों नोन है। भैया कंसंट्रेशन के जो हम एसिड ले रहे हैं वो किस कंसंट्रेशन की का ले रहे हैं वो भी हमें नोन होगा। तो आप देखो कि केवल दो चीजें अननोन बची, एक्स एंड वाई, और इक्वेशन भी हमारे पास दो है, दो इक्वेशन, दो चीजें अननोन। कहने के लिए हम जो हो इन दोनों को सॉल्व करके जो हो दोनों अननोन चीज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देखो यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी और यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और दो अननोन हो तो लगभग इनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। हम इनको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो कर लो, मेरे से तो होगी नहीं, आपसे भी नहीं होगी, पक्की बात है कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हमें जो सुटेबल अप्रोक्सीमेशन काम में लेने पड़ेंगे, हम जो है अप्रोक्सीमेटली जो इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमें बहुत सारी चीजें यहां पर नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, तो इनको सॉल्व करने के लिए देखो जरा कि कुछ कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये काम हम करते आए हैं, है ना। कि भाई पहला अप्रोक्सीमेशन तो ये है कि भाई 4 पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उन सब के लिए हमेशा Ka1 सबसे ज्यादा होता है, Ka2, फिर Ka3, ये लगातार आगे से आगे चलता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के बच्चों, आपको डायरेक्टली जो है ये ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड या इनकरेक्ट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, अगर Ka1 ज्यादा है तो pKa का रिलेशन ये आएगा, pKa1 pKa2 pKa3, ये लगातार जो क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारे पास pKa का रिलेशन है, Ka1 का रिलेशन ये, तो pKa1 का रिलेशन ये आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आपको सर क्या रीजन है ऐसा होता है। ये जी रीजन ये है कि मान लो एक तो ये पहली बार आयोनाइज हुआ, जब ये पहली बार आयोनाइज होगा तो यहाँ सॉल्यूशन में कुछ H+ हमारे पास है, कुछ H+ आ गए हैं सॉल्यूशन। अब यार दूसरी बार जब आयोनाइज होगा तो देखो ये वाले जो पुराने वाले H+ है ना, वो नए वाले H+ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे कि भाई अब इधर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ना। तो ये इक्विलिब्रियम चला गया बैकवर्ड, किसकी वजह से, जो पहले H+ थे उनकी वजह से सेकंड इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। और बैकवर्ड जाएगा तो इसका जो टूटना क्या हो गया, कम हो गया, और इसका टूटना कम हो गया तो हम ये बोलेंगे कि Ka की वैल्यू जो है वो Ka2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन देखोगे तो थर्ड में फर्स्ट और सेकंड ये दोनों H मिलकर थर्ड के जो है वो जो भी H+ आएंगे उन पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, तो थर्ड वाले का इक्विलिब्रियम और पीछे चला जाएगा, तो थर्ड का Ka और कम हो जाएगा, फोर्थ का Ka और। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आयोनाइज करवाते जाओगे, लगातार इनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो कि यहां तक ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड हो गया, Ka1 Ka2 Ka3 हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या Ka1 ज्यादा है Ka2 कम है, तो सेकंड आयोनाइजेशन तो हुआ ही नहीं ना। सेकंड आयोनाइजेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन कहां से होगा, फर्स्ट से। सेकंड आयोनाइजेशन तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि X में से ये जो Y टूट रहा है ना, तो Y क्या है, X के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि Ka इज ग्रेटर देन Ka2, सो X will be very greater than Y, so X plus Y will be nearly equal to X and X minus Y will be nearly equal to X। क्लियर है बात। एक तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन काम में लिया है। फिर सेकंड चीज देखो कि हमने जो है क्या किया था, अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि भाई पहले C फिर एट इक्विलिब्रियम C माइनस अल्फा C अल्फा, फिर जो वो हम क्या कर देते हैं, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो C माइनस C अल्फा को नियरली इक्वल कर दिया था कि किसके, C के इक्वल कर दिया था। तो एक और अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर ले रहे हैं, इफ C इज वेरी ग्रेटर देन X देन C माइनस X दिस विल बी नियरली इक्वल टू C। एक ही अप्रोक्सीमेशन हम काम में ले रहे हैं। तो भैया ये हमारे पास सुटेबल अप्रोक्सीमेशन होंगे, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है। अगर मैं ये इक्वेशन या ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो Ka1 और Ka2 के एक्सप्रेशन में रखूं तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, Ka1 विल बी इक्वल टू x प्लस y विल बी नियरली इक्वल टू x, x minus y will be also nearly equal to x and c minus x is equal to c. So the value of Ka1 is equal to x square by c and the value of x is under the root Ka1 into c. This is the value of x. Okay? यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन से आपको जो कितने H प्लस मिलेंगे, x H प्लस मिलेंगे ना फर्स्ट से, तो फर्स्ट से कितने H प्लस मिले, अंडर द रूट Ka1 into c। ठीक है, फिर अगर आप सेकंड में यही अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x इंटू वाई, नीचे x माइनस वाई भी कितना, x से x कैंसिल हुआ, तो Ka2 की वैल्यू है किसके इक्वल, y के इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज y। ठीक है, अब देखो कि y आपको क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि ये कोई एसिड है, उसके दो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, आपको जो इस A-2 की कंसंट्रेशन पूछ लेता है, मुझे बताओ A-2 की कंसंट्रेशन है कितनी इक्विलिब्रियम पर, दिस इज y, और y किसके इक्वल है, y Ka2 के इक्वल है, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ A-2 एट इक्विलिब्रियम। कई बार डायरेक्टली पूछ लेगा, नीट के स्टूडेंट्स को ये दोनों वैल्यूज डायरेक्टली ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो जरा कि भाई हमें तो पीएच कैलकुलेशन से मतलब है, कुछ भी करो पीएच आनी चाहिए, और मुझे बताओ पीएच किससे आएगा, H प्लस से। मुझे बता दो सॉल्यूशन में टोटल H प्लस कितने हैं, टोटल H प्लस x प्लस वाई, तो मैं ये बोलूंगा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल, तो दिस इज x प्लस वाई, और आपने कहा कि x इज वेरी ग्रेटर देन y, then the value of x plus y will be nearly equal to x, then this is nearly equal to x, तो मैं बोलूंगा H plus ion concentration in solution will be x and x is equal to under the root Ka into C। ये H plus आ गया,
और एक बार H प्लस आ गया तो यहां से जो है वो हम इसको कन्वर्ट करके जो है वो पीएच की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इसको मैं पीएच में कन्वर्ट करूंगा, दोनों तरफ लॉग लेके अगर पीएच में इसको कन्वर्ट कर लूं ना तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो पीएच इक्वल टू हाफ पी के ए वन माइनस लॉग सी। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पीएच फॉर पॉलीएसिडिक या पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, अब देखो कि नीट के जो भी बच्चे हैं उनको ये ध्यान में रखना है, एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन उनको ये ध्यान में रखना है, ये दो एक्सप्रेशन ध्यान में रखने हैं। अब कंसेप्ट क्या है इसका, है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे बताओ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, ध्यान दो जरा कि वीक एसिड के केस में मैंने आपको H प्लस निकालने का क्या तरीका बताया था, अंडर द रूट के ए इंटू सी, यही तो बताया था वीक एसिड के केस में, अंडर द रूट के ए इंटू सी। ये क्या है, ये के ए इंटू सी तो है H प्लस, और के ए कौन सा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। तो यार इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, अगर आप सॉल्यूशन में टोटल H प्लस निकालना चाहते हो तो देखो सेकंड वाले को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि सेकंड पर तो फर्स्ट का कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो आप ये मान के चलोगे कि जो ज्यादातर H प्लस आयन होंगे ना, वो ज्यादातर H प्लस आयन किससे आएंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन से आएंगे। कि भाई हमारे पास अगर कोई आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड है तो ज्यादातर H प्लस आयन आपको कहां से मिलेंगे, ज्यादातर H प्लस आयन मिलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, देखो H प्लस आयन कितना है, फर्स्ट से जितने H प्लस मिलेंगे यही सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये आ चुकी है। और अगर ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है फाइनल सॉल्यूशन में, तो हम जो है पीएच कैलकुलेट करने के लिए केवल फर्स्ट आयनाइजेशन को ही कंसीडर करते हैं। यही कंसेप्ट है कि भाई अगर कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड है और पीएच कैलकुलेट करनी है तो आप जो है वो केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट को क्या करोगे, कंसीडर करोगे, और फर्स्ट को कंसीडर करते हुए पीएच कैलकुलेट करोगे। बाकी सेकंड थर्ड उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनसे जो भी H प्लस आएगा ना वो एकदम न के बराबर आएगा, बहुत कम H प्लस आएगा, वो अगर आप शामिल भी कर दोगे तो भी पीएच पर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं। इसके अलावा आप, अच्छा अगर मान लो इसी की जगह बेस हो, तो अगर बेस होगा तो यहां के ए वन की जगह क्या आ जाएगा, के बी वन, यहां पर जो के ए टू की जगह क्या आ जाएगा, के बी टू, है ना, और यहां पी के ए की जगह क्या आ जाएगा, पी के बी, और इसके अलावा देखो सब कुछ H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, ओ एच माइनस, यहां क्या आ जाएगा, पी ओ एच, सारी चीजें सेम, बस खाली जो है सिंबल बदल जाएंगे, H प्लस की जगह ओ एच माइनस, एसिड की जगह बेस, के ए वन की जगह के ए टू, मतलब के ए वन की जगह के बी वन, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले मैं वो लिख देता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं, देखिएगा जरा। हाँ जी, देखो बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है, ध्यान से देखना, जो बातें मैंने बोली है वही बातें मैं लिखूंगा और डायरेक्टली ध्यान में रखनी है, खास करके नीट के बच्चों को, क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इन पॉइंट से ही सॉल्व हो जाएगा, आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, देखो जरा कि जो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है वो ऐसा है, ठीक है, कि द pH of polyprotic acid or polyhydroxy base will be determined, ठीक है, by only their first ionization, ठीक है, because maximum H plus or OH minus ions will be provided by first ionization constant। बस इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी मैक्सिमम H प्लस है ना एसिड के केस में, और बेस के केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम OH माइनस हो जाएगा। तो ये कहां से प्रोवाइड होंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट से प्रोवाइड होंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन से, ओके फर्स्ट नॉट
फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, अब जो है वो आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई पीएच के लिए जो आपको केवल फर्स्ट को कंसीडर करना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड ये जो होते हैं ना, इन पर फर्स्ट का क्या लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उनका आयोनाइजेशन क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो जरा, बहुत ही नॉर्मल सा, जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर H2CO3 सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज, ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको जैसे 4 × 10⁻⁴ एंड ये आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁸ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द concentration of carbonate ion at equilibrium। ठीक है, तो आप देखो जरा कि ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि जो H2CO3 है ना, ये कैसे ब्रेक होगा। तो H2CO3 हमारा दो स्टेप में ब्रेक होगा, एक तो H प्लस और साथ में HCO3 माइनस। ठीक है, इसके लिए तो मैं बोलूंगा Ka1, ये देखा 4 × 10⁻⁴, और सेकंड जो है वो हमारे पास HCO3 माइनस, ये ब्रेक होगा कैसे, ये ब्रेक होगा H प्लस और साथ में CO3 माइनस 2, और इसके लिए आपको दे रखा Ka2। अभी मैंने कहा कि ये जो CO3 माइनस 2 है, ये तो किसके इक्वल होगा, ये तो Ka2 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो आ जाएगा 8 × 10⁻⁸। ठीक है, तो Ka2 या कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन तो आ चुकी है हमारे पास, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब पीएच के लिए हम केवल किसको कंसीडर कर लेंगे, पीएच के लिए आप केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट को ही कंसीडर करोगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो मैं ये बोलूंगा सबसे पहले तो Ka1, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁴, यही है। तो pKa ये आ जाएगा 4 - log 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.4, ये तो pKa की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो कि पीएच हमें कैलकुलेट करनी है। अभी मैंने कहा था पीएच इक्वल टू हो जाएगा क्या, हाफ pKa1 माइनस log C। तो वैल्यू रखते हैं हाफ pKa1 3.4 माइनस log C इज 10⁻⁻1, है ना, और ये 10⁻- हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस, ये हो जाएगा 4.4, तो पीएच विल बी 2.2। तो हमारे पास पीएच तो आ गई सॉल्यूशन की 2.2, और जो कार्बोनेट आयन है ये है CO3 - 2, इसकी कंसंट्रेशन निकल के आ गई Ka2 के इक्वल है ये, और ये आ गई 8 × 10⁻⁸। ठीक है, तो भैया ये है हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। इसी तरीके से आपको बेस का काम करना है, तो आपने एसिड पढ़ लिया, बेस का कंसेप्ट भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, कोई नई चीज नहीं है, सेम टू सेम सारा सब कुछ जो है वो सेम है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो इसी पर बेस्ड है, ये हमने इसीलिए बीच में पढ़ा है। याद करो मैंने आपको पीएच की इंडेक्स बताई थी, तो इसको जो वो 6ठे नंबर पे मैंने लिया था, लेकिन भाई क्योंकि हमें अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ना है कि भाई जो डाइवेलेंट केटाइन होते हैं या जो पॉलीवेलेंट केटाइन और पॉलीवेलेंट एनाइन है, उनका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करवाएं, है ना, इसके लिए जो हमने ये टॉपिक बीच में पढ़ा है। लेकिन अब जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ना कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट केटाइन और पॉलीवेलेंट एनाइन, ये टॉपिक केवल और केवल जेई एडवांस के लिए है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे जो है वो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। आज तक जो है वो कभी यहां से क्वेश्चन नहीं आया है नीट और मेंस में, एडवांस में भी शायद मुझे याद है अब तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भैया अगला, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट केटाइन और पॉलीवेलेंट एनाइन। देखिएगा जरा,
हाँ जी। तो भैया देखो, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, है ना, कि जैसे आपको ये दे दिया कि इफ फर्स्ट फर्स्ट आई या फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर H2S is 100% and second degree of ionization is 50%, ठीक है, then calculate, ठीक है, then calculate the pH of 0.01 molar aqueous solution of H2S, ठीक है। क्या आपको ये बोल रखा है कि अगर H2S, देखो वैसे भी H2S डाइप्रोटिक एसिड है, और डाइप्रोटिक एसिड के लिए आपको ये दे रखा है कि फर्स्ट इसका आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये हमारे पास कितना है, 100 और 50% है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है एक तरीके से इसकी पीएच, ठीक। तो देखो कि मैंने आपको ये कहा भी कि जो भी हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में हमारे पास ज्यादातर जो H+ है ना, वो कहां से आता है, वो इसके फर्स्ट आयोनाइजेशन से आते हैं, कि मैक्सिमम H+ जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन से आएंगे। लेकिन अगर मान लो आपको ये दे रखा है कि यार देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन इसका 100% है, यानी पहली बार जब ये आयोनाइज हो रहा है तो एक तरीके से ये स्ट्रोंग की तरफ बिहेव कर रहा है, और सेकंड आयोनाइजेशन भी इसका कुछ कम नहीं है, 50% बहुत ज्यादा है। मैंने आपको कहा था कि अल्फा को आपको 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लेना है, लेकिन वो नेग्लिजिबल अल्फा को आप तभी लेना है जब अल्फा की वैल्यू 5% या 5% से कम होती है, अदरवाइज हम पूरा अल्फा लेके उसको सॉल्व करते हैं। अब सेकंड आयोनाइजेशन से, क्योंकि सेकंड वाला आयोनाइजेशन भी इसमें ठीक ठाक दे रखा है, ये क्वेश्चन में बोला है ऐसा कि सेकंड आयोनाइजेशन भी इसका ठीक ठाक है, तो आपको अब सेकंड आयोनाइजेशन से मिलने वाले H+ नेग्लिजिबल नहीं लेने हैं। पीएच कैलकुलेशन के लिए आप फर्स्ट वाले को भी इंक्लूड करोगे और सेकंड को भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। जैसे आप यूं मानो कि पहले मैं इसको आयोनाइज करता हूं, H2S इज कन्वर्टिंग इनटू H+ और HS-। मुझे बताओ सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻² मोलर, ये रहेगा 0 और ये 0 एट T = 0। अब मुझे बताओ कि इसका अल्फा कितना है, अल्फा 100% है, अल्फा 1 इज 100%। तो मुझे बताओ कि क्या इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, इसमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है, इस रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, है ना। तो थोड़ी देर में ये कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 10⁻² एंड दिस विल बी आल्सो 10⁻², ये भी 10⁻² और ये भी 10⁻², दोनों के दोनों जो है। अब देखो सेकंड स्टेप में मैं बोलूंगा HS- इज कन्वर्टिंग इनटू H+ और साथ में S-2 सेकंड में। अब अल्फा 100% नहीं है, अब ये जो है वो वीक की तरह काम कर रहा है, तो अब इक्विलिब्रियम आएगा। अब मैं बोलूंगा कि इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻², कुछ H+ पहले से ऑलरेडी कंटेनर में आ चुके हैं, कितने, 10⁻², और ये जो है वो कितना होगा, ये 0 होगा। फिर जब इसमें एक तरीके से जो है इक्विलिब्रियम आएगा तो हम क्या करेंगे, 10⁻² माइनस 10⁻² अल्फा, C अल्फा, है ना, ये एट इक्विलिब्रियम, तो C अल्फा, ये हो जाएगा कितना, C अल्फा, 10⁻² तो पहले से था और 10⁻² अल्फा और आ गया, है ना, तो टोटल H+ इतना आ गए, और इसका कितना आएगा, 10⁻² अल्फा, है ना, क्या वही C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा और ये C अल्फा, 10⁻² पहले से था इतना और आ गया। अब देखो क्या, मुझे बताओ टोटल H+ कितने मिले आपको, तो टोटल H+ हमें मिल गए 10⁻² प्लस 10⁻² अल्फा, ये टोटल H+ आ गए, और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 50% वैल्यूज रखते हैं 10� है ना, कॉमन आया यहाँ पर 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 50% बोले तो 0.5, तो ये आया 1.5 इंटू 10⁻²। तो पीएच आ गई कितने, 2 माइनस लॉग 1.5। अब लॉग 1.5 की जो वैल्यू है ना, ये होती है 0.17, 2 माइनस 0.17 1.83।
दिस इज द फाइनल पीएच ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन में आपको मान लो मेंशन नहीं कर रखा है क्या सेकंड अरे यार क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है कि सेकंड आयोनाइजेशन बहुत ही कम है, ठीक है, और जैसे कि इसने दिया है सेकंड आयोनाइजेशन 50%, ठीक ठाक होता है, इस केस में आपको क्या करना है, सेकंड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी जो है वो अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो हम तो ये मान के चलेंगे कि ज्यादातर H+ आयन कहां से आएंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन से आएंगे। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, या फिर जो अपने पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होते हैं उनका भी आयोनाइजेशन आपको ठीक ऐसे ही करवाना है। बस वहां पर H+ की जगह क्या हो जाएगा, OH-, Ka की जगह क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो क्या इसी से रिलेटेड, इसी के जैसा हम एक टॉपिक और लेते हैं, है ना, वो भी आसान सा काम है भैया, सेम टू सेम ऐसा ही काम हमें करना है। देखो टॉपिक है, हमने जस्ट अभी खत्म किया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो वैसा ही है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से ही रिलेटेड है क्या भैया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट कैटायंस और एनाइंस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट कैटायंस और एनाइंस, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये नीट के बच्चों के लिए नहीं है, आप नीट के लोग इसकी क्लास जो है वो ये यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट में ये चीजें नहीं पूछी जाती है। जो लोग जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं, ये केवल और केवल जेईई एडवांस के लिए है, ठीक है ना। तो पॉलीवेलेंट कैटायंस क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो कि जैसे Fe+2, Fe+3, Cu+2, ठीक है, Al+3, these all are polyvalent cations, and polyvalent anions like CO3-2, PO4-3, S-2, these are polyvalent anions, ठीक है। तो इनका हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करवाते हैं, देखो मोनोवेलेंट कैटायन और मोनोवेलेंट एनायन का हाइड्रोलाइसिस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, मैं याद दिलवा देता हूं आपको। जैसे CH3COO- का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है, तो इसके बारे में हमने कैलकुलेशंस वगैरह सारी चीजें देखी। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे हमने जो NH4+ का हाइड्रोलाइसिस करवाया, इसके बारे में हमने सारी चीजें देखी। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये मोनोवेलेंट के लिए तो हमने कैलकुलेशन कर दी है। अब हम बात करेंगे किसकी, पॉलीवेलेंट कैटायन या फिर पॉलीवेलेंट एनायन की। जैसा अभी हमने क्या किया था भैया जी, पॉलीप्रोटिक एसिड का आयनाइजेशन करवाया था ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम इनका जो है वो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कुछ वैसा सा ही कंक्लूजन और कुछ उसी तरीके की जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हो, चाहे कैटायन पढ़ लो चाहे एनायन पढ़ लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम पॉलीवेलेंट एनायन ले लेते हैं, ठीक है, समझो जरा कि हमारे पास कोई A-2 है मान लो, ठीक है। अब A-2 मुझे बताओ किससे मिलकर बना होगा। A-2 जो है ये एक डाइवेलेंट एनायन है, डाइवेलेंट एनायन, ठीक है, दिस इज डाइवेलेंट एनायन। और ये जो डाइवेलेंट एनायन है ना, इसमें आप देखोगे कि जो A-2 है अपना, दो माइनस का दो है, कैसे आया, डाइवेलेंट एनायन ऑफ H2A, ये हमारे पास कोई डाइप्रोटिक एसिड है, तो इस डाइप्रोटिक एसिड का जो है ये क्या है, एनायन है H2A, और इसी से ये बना होगा। अब आप सोचो कि ये कैसे बना, तो इसकी रिएक्शन आपने मान लो ये तो वीक एसिड है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाई, तो इसका जो एनायन है मान लो इस तरीके का आया होगा Na2A, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट है, इसको हम पानी में मिलाएंगे, इसको हम पानी में मिलाएंगे तो इस तरीके का एनायन आपको मिलेगा। आप समझो जरा कि क्या रिएक्शन होने वाली है कि डाइवेलेंट एनायन है ना, तो पानी में जब मिलाओगे A-2 को, तो जैसे ही मैं इसको पानी में मिलाऊंगा तो पानी में मिलाते ही सबसे पहले ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बदलेगा Ha-, और साथ में जो है वो यहाँ से H+ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, OH- में, ऐसा ही होगा ना।
अब ये पहली बार इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, दिस इज फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो है ये मैं बोलूंगा क्या, KH1। फिर सेकंड स्टेप में अब Ha- ये अगेन वाटर के साथ इंटरेक्ट करके किस में बदलेगा, अब बदलेगा H2A, और साथ में जो OH-, ये सेकंड टाइम जो इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे KH2। हमें तो कंक्लूजन्स निकालने हैं, हमें तो जो फाइनली पीएच कैलकुलेट करनी है, हमें तो ये बताना है कि इसके सॉल्यूशन में H+ या OH- आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ताकि हम पीएच कैलकुलेट कर सके। तो ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 इसकी C कंसंट्रेशन हमने जो पानी में मिलाई, कि जो भी इसका साल्ट था ना Na2A, उसकी C कंसंट्रेशन हमने पानी में मिलाई, ये तो 0 होगा या एक्सेस में होगा, तो इसको तो हम शामिल करेंगे नहीं, ये दोनों कितने होंगे, 0 0। फिर थोड़ी देर बाद में आप देखो एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, ये हो जाएगा C - X, इसको हम इस बार जो है वो X बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना, C - X। इसके लिए जो है वो कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, ये हो जाएगा X, और ये भी कितना हो जाएगा, X। क्लियर है बात। फिर थोड़ी देर बाद में अब आप देखो कि Ha, ये कितना आया, ये X हुआ, तो Ha जो हो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। मान लो Ha में से चला गया कितना, Y चला गया, जैसे ही इस पे Y गया तो इसका कितना बनेगा Y, और इसका भी कितना बनेगा Y। अब देखो क्योंकि Ha- ये दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंटायर सॉल्यूशन में, भैया दोनों रिएक्शन जो एक ही कंटेनर में एक ही सॉल्यूशन में हो रही है, उस सॉल्यूशन में मैं अगर आपको पूछूं कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ Ha-, तो Ha- की टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी, X - Y होगी, और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH-, तो ये हो जाएगी कितनी, X + Y, एंड दिस विल बी आल्सो Y + X, क्योंकि पूरी की पूरी जो है वो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, और दोनों रिएक्शन अगर एक ही कंटेनर में हो रही है, तो इस केस में उस कंटेनर में टोटल OH होंगे X + Y, और टोटल जो है वो अपने पास Ha-, ये हो जाएंगे कितने, X - Y। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ से हम दो एक्सप्रेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा KH1, तो KH1 कैसे लिखूंगा, X - Y, X + Y डिवाइड बाय C - X, और फिर KH2, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, Y + X * Y डिवाइड बाय X - Y। ठीक है, तो KH1 आ गया, KH2 आ गया। अब ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये एसिड होता है Ha-, ये क्या है, या फिर H2A, ये क्या है, ये एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, और हमने यही कहा था कि पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए Ka1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और Ka1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो इसका KH1 जो है ना वो KH2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं कि 4H2A, Ka1 is very greater than या is greater than Ka2। देखो एक चीज और, क्या मुझे ये बताओ कि चलो KH1 और KH2 का डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखने से पहले, या डायरेक्टली जो वैल्यूज रखने से पहले, मैं इनका एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि जो चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे बता दो KH1 का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा Ha- into OH- डिवाइड बाय A-2। क्लियर है बात। और इसका एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, KH2 हो जाएगा H2A into OH- डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा Ha-। ठीक है, ध्यान से देखना कि इस इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे H+ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये H+ और नीचे भी H+। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, H+ into OH-, दिस इज Kw, ये तो Kw है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये क्या है अपने पास, ध्यान से देखना, ये है भैया 1/Ka2। आप ध्यान से देखो कि जब आप H2A को आयनाइज करोगे फर्स्ट और सेकंड टाइम, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आयनाइज होगा H+ और Ha- में, और दूसरी बार आप आयनाइज करोगे तो ये जो है Ha-, ये आयनाइज होगा A- H+, और जो है वो दूसरी तरफ क्या बचेगा, Ha-। ठीक है, तो मैं KH1 को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, Kw डिवाइड बाय Ka2, और यहां पर देखना इसको भी ऊपर नीचे H+ से मल्टीप्लाई और H+ से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, दिस इज Kw, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी Ka1। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ये हो गया Kw डिवाइड बाय Ka1। ठीक है, तो मेरे पास जो है देखो ध्यान से देखना कि KH1 और KH2 का एक्सप्रेशन आ गया। तो या हमें ये पता है कि Ka1 की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है,
Ka1 ज्यादा होगा तो मुझे बताओ KH2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर Ka2 कम होगा तो KH1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि हमें ये पता है H2 के लिए Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा होगी, इसलिए हम बोलेंगे KH1 इज ग्रेटर देन KH2। ठीक है, तो KH1 की वैल्यू जो है ना KH2 के रेस्पेक्ट में क्या होने वाली है, बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो हम ये बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन में जो भी H प्लस या OH माइनस आएंगे वो कहां से मिलेंगे, आपको फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस से मिलेंगे। दिस इज फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट एंड दिस इज सेकंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो जो भी आपको H प्लस OH माइनस की वैल्यू मिलेगी या जितने भी आपको H प्लस OH माइनस मिलते हैं वो फर्स्ट से ही मिलेंगे। मुझे बता दो यहाँ पर OH माइनस है कितने, X प्लस Y। और वही बात है कि भाई क्योंकि हमें ये पता है कि KH1 की वैल्यू KH2 से ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो दूसरी बार जब ये हाइड्रोलाइज होगा ना तो y की वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन y, पहली बात तो ये। फिर c इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो c की वैल्यू जो है वो x से क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस याद करो, c माइनस सी अल्फा, तो अल्फा को हमने एक के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो c माइनस सी अल्फा को हमने कितना ले लिया, c के इक्वल ले लिया था। तो वही काम करना है, c की वैल्यू x से बहुत ज्यादा है और यहाँ पर x की वैल्यू y से बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास ये सारे जो है वो अप्रोक्सीमेशन से हम इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ध्यान से देखना, KH1 का एक्सप्रेशन तो बनेगा क्योंकि x की वैल्यू जो बहुत ज्यादा है, तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू x एंड x प्लस वाई विल बी ऑल्सो इक्वल टू x, और यहाँ पर c माइनस x विल बी इक्वल टू c एंड द वैल्यू ऑफ KH1 विल बी x स्क्वायर अपॉन c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। फिर KH2 के लिए मैं अगर बोलूं तो x प्लस वाई दिस विल बी x into y divided by x minus y, this will be x, then the value of KH2 will be y। this is equation number 2। ठीक है, from equation number 1 हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो the value of x is under the root KH1 into c। ध्यान से देख लो, यही वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, KH1 into c। और हमें ये पता है कि OH माइनस आयन कितने हैं सॉल्यूशन में, x प्लस वाई, तो ये वैल्यू नियरली इक्वल आ गई अंडर द रूट KH1 into c। ठीक है, क्योंकि भाई y तो क्या है, x के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो y को नेग्लेक्ट कर दिया, तो OH माइनस की नेट कंसंट्रेशन नियरली किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल आएगी। और ये नियरली x के इक्वल आ गई, तो ये वैल्यू आ गई अंडर द रूट KH1 into c। समझे बात को। अब देखो जरा कि हमें तो फाइनली पीएच निकालनी है ना सॉल्यूशन की, तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हम तो जो है वो केवल और केवल पीएच निकालना चाहते हैं, हमारा मोटिव पीएच तक का है। तो पीएच कैसे निकालें इसके लिए, देखो कि भाई अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है ना, तो मैं H प्लस, हमें ये पता है किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है। H प्लस आ जाएगा KW डिवाइड बाय OH माइनस, OH माइनस कितना है अंडर द रूट KH1 into C। ठीक, तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई KW डिवाइड बाय KH1। आप देखो कि KH1 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, KH1 रिलेशन हमने देखा था ना, KH1 की वैल्यू आई थी KW डिवाइड बाय KA2 और KH2 की वैल्यू आई थी KW डिवाइड बाय KA1, ये आया था ना रिलेशन। तो यहाँ पर KH1 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ये आ जाएगा KW डिवाइड बाय अंडर द रूट कितना KA1, हाँ सॉरी KA2, और ये आ गया C, रूट KW से रूट KW कैंसिल, तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखना अंडर द रूट KW इनटू KA2 डिवाइड बाय C। ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई निकल के, ठीक है, और H प्लस आ गया तो इससे हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके जैसा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, बस यहाँ पर जो क्या आ गया KA2 आ गया। पीएच अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, तो ये आया log H प्लस इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग, ये हो जाएगा क्या KA2, और यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ लॉग C। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी ना, मैं इसको बता रहा हूँ।
देखो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग एच प्लस क्या हो जाएगा पी एच, माइनस लॉग के डब्ल्यू ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, माइनस लॉग के ए टू ये हो जाएगा प्लस पी के ए टू बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग सी, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं ये बोलूंगा पीएच इक्वल टू, ये तो हो जाएगा कितना पी के डब्ल्यू बाई टू 7 प्लस हाफ, ये हो जाएगा पी के ए टू प्लस लॉग सी, ये हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसकी वैल्यू आ गई, पीएच की वैल्यू आ गई। समझ गए बात को? तो अब देखना जरा कि इससे पहले हमने जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लिखा था, तो 7 प्लस हाफ, यहाँ पर पी के ए प्लस लॉग सी। अब ये पी के ए कौन सा है, दूसरा वाला पी के ए, सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी पॉलीवेलेंट केटायन या पॉलीवेलेंट एनायन होते हैं ना, उनमें जब भी आप पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लास्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसका पीके, ठीक है। जैसे मान लो यही काम अगर हम करें 4CO3 - 2, इसके लिए मैं ये लिखूं ना, तो पीएच इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी कितनी, C प्लस या 7 प्लस हाफ, ये हो जाएगा PKA2 प्लस लॉग C, और ये PKA2 किसका, H2CO3 का सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्लस लॉग C। अगर मैं यही चीज मान लो PO4 - 3 के लिए लिखूं, तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ, अब यहां पर आ जाएगा लास्ट जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा ना उसका pKa, तो pKa3 प्लस लॉग C, और pKa कौन सा वाला, H3PO4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पॉलीवेलेंट केटायन या फिर पॉलीवेलेंट एनायन। अच्छा, पॉलीवेलेंट केटायन अगर होगा ना तो वहां पर जो कितना आ जाएगा 7 माइनस हाफ, और यहाँ पर pKb हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। बाकी जो इस तरीके का कंसेप्ट आज तक जो है वो जेई एडवांस में भी शायद ही पूछा हो, मुझे याद नहीं कभी पूछा होगा, लेकिन नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आएगा, है ना। तो एडवांस एग्जाम है भैया, कुछ भी आ सकता है। तो ये है भैया अपने पास पॉलीवेलेंट केटायन और पॉलीवेलेंट एनायन। ये केवल जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस और नीट में जो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया अपने पास। अब देखो कि यहां से जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। लास्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा कि हम पीएच ऑफ मिक्सचर से देखो कहाँ आ गए। हम लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे, पीएच ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में हमने सबसे पहले नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर पढ़ा, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के बाद में हमने रिएक्टिंग मिक्सचर की तरफ बढ़ रहे थे। रिएक्टिंग मिक्सचर में हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये पढ़ लिया। फिर जो है वो अपने पास बाकी 3 मिक्सचर और बचे थे, तो उन 3 मिक्सचर में हमने 2 कंडीशन बताई, एक तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, एक बफर की। हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अलग अलग तरीके के जो है जितने भी सॉल्ट बनते हैं, नॉर्मल सॉल्ट का बेसिकली हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया था, और सबका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद बीच में हमने पढ़ा क्या, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ठीक है। फिर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट केटायन और पॉलीवेलेंट एनायन, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।